नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और इसके महत्व क्या हैं। और ये जो टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, पेन कॉपी नोटबुक लेके बैठें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सभी शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि राजनीति क्या है। राजनीति क्या है? राजनीति का सीधा से संबंध है शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है ऐसा सिस्टम, ठीक है, या ऐसी नीतियाँ या ऐसे कानून नियमों को अपने राज्य में लागू करना ताकि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। ठीक है, एक नियमों का समूह होता है राजनीतिक सिद्धांत, जिसके द्वारा किसी देश की सरकार अपने राज्य को संचालित करती है। आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से कि क्या मतलब है। अब राजनीतिक सिद्धांत यहाँ पे लिखा है, अब राजनीति और सिद्धांत से मिलकर बना है। राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीति और सिद्धांत से मिलकर बना है। राजनीति दो शब्द से मिली है, राज प्लस नीति, यानी राज शासन और नीति, यानी कि उचित समय उचित स्थान पे कार्य करने की कला को राजनीति कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, शासन करने की कला को ही राजनीति कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें कभी भी युद्ध का प्रयोग नहीं किया जाता, समझ रहे हो। अब ये कुछ विचारक हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है, आप इसको भी लिख सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांत विचारों का ऐसा समूह है जो राजनीतिक तथ्यों उनका मूल्यांकन वाक्य उनके संबंध की भविष्यवाणी करता है। कहने का मतलब ये राजनीतिक सिद्धांत बता रहा है ऐसा सिस्टमेटिक वे है जो नियमों को लागू करता है जिसका पहले से व्याख्या करी जा चुकी है, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा उसका अनुमान पहले से लगाया जा चुका है। तो इन्हीं नियमों के आधार पर हमारा राज्य किस तरह से शासित किया जाएगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसके बारे में राजनीतिक सिद्धांत की क्या विचारधारा है, उसके बारे में जेसी प्लेनो आरी रिंग्स ने बताया है। यानी कि नियमों का ऐसा संगठन, अगर हम इसको लागू करेंगे तो हमारी देश की प्रगति आने वाले 10 साल में 20 साल में किस तरीके से की होगी, यानी एक तरह का प्लान। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, आगे देख लो। राजनीतिक सिद्धांत वह अध्ययन है जो स्पष्ट करता है कि समाज और सरकार को किस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए। ये हमें ये समझाने का प्रयास करता है कि एक अच्छा शासन कैसे होना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का बहुत बड़ा रोल है कि एक अच्छा सिस्टम हमारे राज्य में किस तरीके से लागू हो। ठीक है, और नागरिकों के किस प्रकार स्वतंत्रता एवं अधिकार मिलने चाहिए, यानी कि शासन तो अच्छे से स्थापित हो और वहाँ के लोगों को जो उनके अधिकार हैं वो भी सुचारू रूप से मिलने चाहिए ताकि एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो सके। अब यहीं पे गैटेल ने लिखा है, ये भी एक विचारक है, राजनीतिक सिद्धांत समाज में सत्ता के वितरण और उपयोग को समझाने का माध्यम है। यानी कि समाज यानी कि राज्य में शक्ति का बंटवारा किस तरीके से होगा वो राजनीतिक सिद्धांत तय करता है ताकि समाज व राज्य में संतुलन बना रहे। ठीक है, आपने ही देश में देख लो कि नेता जो हैं उनका क्या रोल है, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है उनका क्या रोल है, संसद का क्या रोल है, विधायिका का क्या रोल है, कानून न्यायपालिका का क्या रोल है। ठीक है, इन सब चीज़ों को अच्छे से बताया गया, सरकार निर्माण किस तरीके से की जाएगी, ये सब जो है एक राजनीतिक सिद्धांत का ही पार्ट है। नियमों का संगठन नहीं करेगा कि किस तरह से एक देश या राज्य संचालित होगा। ओके, बस। अब आता है राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य क्या हैं। देखो, हर राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य यही होते हैं कि अच्छा वातावरण राज्य, अच्छा सफल आदर्श राज्य स्थापित हो सके, बस। अब उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो इसमें बताया गया है। राजनीतिक व्यवस्था को समझना, यानी कि लोकतंत्र है, तानाशाही है, समाजवाद है आदि की व्याख्या करता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोकतंत्र अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र की कुछ कमियां भी हैं, इसमें थोड़ा बहुत हमें कम भी करना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा सरकारों के रूप नहीं होने चाहिए। अगर हम अपने देश की बात करें, ना जाने कितनी सरकारें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेजर 4 सरकारें, मेरे को लगता है कि मेन 4 सरकारें होनी चाहिए, बिल्कुल कोई छोटे छोटे संगठन कुछ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेजर 4 सरकारें होनी चाहिए जो पूरी तरीके से क्या कर सकें, एक विपक्ष की भी भूमिका निभा लें और एक लीडर की भी भूमिका निभा लें, वो ज़्यादा सही लगता है ये मेरे को। कि ज़रूरत से ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, वोट बढ़ जाते हैं और एक कोई सही डिसीजन पे आ नहीं पाते। चलो कोई नहीं। न्याय और समानता को परिभाषित करना, ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो रह गया ना, सत्ता और अधिकार के विश्लेषण, यानी कि इसमें क्या है,
शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से होगा, किसके पास क्या पावर होगी, उसके बारे में बताया गया। और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, तो जनता को समझना चाहिए ताकि हम अच्छी सरकार को बना पाएँ, ताकि हमें अच्छा जीवन प्राप्त हो सके। सिर्फ इसलिए नहीं हमें वोट करना चाहिए कि यार वो हमारा तो बचपन से इसी पार्टी का वोट देते आ रहे हैं, हम उसको वोट देते आ रहे हैं। हमेशा वोट का हमेशा ध्यान रखना, आज जिसको तुम वोट दोगे वो सरकार तुम्हारे लिए नहीं कुछ करेगी। याद रखना, कोई भी सरकार चुनोगे उसका जो भी इफ़ेक्ट होगा तुम पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उस हिसाब से आपको वोट देना चाहिए। ठीक है, अगर आप अच्छी सरकार चुनोगे, क्योंकि 5 साल में कुछ होता नहीं है, लंबे लॉन्ग टर्म तक होता है। अगर आप अच्छी सरकार चुनोगे जो आने वाले कई सालों तक टिके रहे, तो अब आने वाले सालों में आपकी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे या आप यंग भी होंगे, यानी कि आपकी वर्तमान की सरकार ही आपका भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए आप अपना वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि एक अच्छी सरकार का निर्माण हो सके। वर्तमान की ना सोच के भविष्य की सोचें। चलो कोई, ये मेरे अपने थॉट्स हैं, आपके अपने हो सकते हैं, तो ठीक है, जैसा आपको सही लगे वैसी सरकार को आप वोट दें। बेहतर समाज की कल्पना, ठीक है, ये आदर्श राज्य समाज की अवधारणा प्रस्तुत करता है राजनीतिक सिद्धांत। आदर्श राज्य तो आपको सबको पता है कि सबको जीने के अधिकार मिलने चाहिए, एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए ताकि सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल सके। अब आता है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। पहला है यहाँ पर पॉइंट, आदर्शवादी प्रकृति। यह सिद्धांत बताता है कि राजनीतिक सिद्धांत को किस प्रकार कार्य करना चाहिए। ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। प्लेटो और अरस्तु के आदर्श राज्य की परिकल्पना करते हैं, ये मतलब आदर्शवादी प्रकृति का ये समर्थन करते हैं, तो इसी दृष्टिकोण को क्या करती है, दर्शाती है। यानी कि आदर्शवादी प्रकृति के अंदर मेन जो बातें करी जाती है वो न्याय की, स्वतंत्रता की और समानता की विशेष तौर पे बात करी जाती है। क्या कि जो भी आदर्शवादी राजनीति सिद्धांत पे चलेंगे उनको इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब आता है व्यवहारवादी। ये सिद्धांत राजनीति के वास्तविक कामकाज का अध्ययन करता है, यानी कि इसमें आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। अगर हमने कोई नीति लागू करी है वो कितनी ज़मीनी स्तर पे सक्सेसफुल रही है उसका अध्ययन, यानी कोई नीति बनाए वो व्यवहारिक क्या है, व्यवहारिक तौर पे कितनी सफल है उसका हमेशा अध्ययन करना चाहिए। और सरकार को ये भी मेज़र करना चाहिए कि कितनी सारी सरकारी सुविधाएं आई, बड़ी सरकारी सुविधाएं आई। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतनी अच्छी सुविधा लाए लेकिन ये हमारा समाज ही उसे एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि ये देखना चाहिए कि हमने कोई पॉलिसी बनाई, जन कल्याण की बनाई हो, स्कॉलरशिप की हो, उसकी जानकारी आम जनता तक कितनी जल्दी पहुंची वो ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट अच्छी नीतियाँ लागू तो होती हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कब आई कब गई, तो हमें ये प्रचार का करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सोशल मीडिया पे कोई नया गाना, कोई कंट्रोवर्सी फटाफट पता लग जाती है ना, इसी प्रकार सरकार को कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, मीडिया को भी इस पर काम करना चाहिए कि सरकार की कोई पॉलिसी आए तो उसके बारे में तुरंत जानकारी देश के युवाओं को पता लगनी चाहिए ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जा सके। फिर उसी आधार पर गवर्नमेंट तय करे कि कौन सी सरकारी नीति ज़्यादा लाभदायक है, कौन सी नहीं। ठीक है, आज के टाइम पे इसी पॉलिसी को अपनाया जा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि यह विभिन्न कार्यकाल में राजनीति के विकास का अध्ययन करता है, यानी कि पहले की सरकारों ने क्या करा है उसका अध्ययन करके वर्तमान में हमें क्या नीतियाँ बनानी चाहिए उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। लेकिन हमेशा ये बात भी ध्यान रखना चाहिए, देखो आजकल नेता लोग क्या करते हैं, आज के 10-100 साल पुरानी नीतियों को बुला लेंगे, वहाँ ऐसा हुआ था तभी ये भुगतना पड़ रहा है, आज हमें ये सब। लेकिन कभी कभी उस समय के हालात, सिचुएशन को भी समझना चाहिए, क्या उस समय पे ये पॉलिसी को अपनाना सही था, नहीं था, ये भी ज़रूरी है। सिर्फ ये कह देना कि उन्होंने सरकार ने ऐसा डिसीज़न लिया जिसकी वजह से आज हम ये सब भुगत रहे हैं, नहीं, ये सब गलत बात है। पहले अच्छे से समझना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति ने उस समय पे ये डिसीज़न लिया, क्या उस समय का ये बेस्ट डिसीज़न था, क्योंकि उस टाइम भी कोई नीति का सिलेक्ट करी होगी, वार्तालाप करके ही ली गई होगी। उस टाइम कौन से नेता थे, उनके क्या सिचुएशन थी, क्या सोच रहे थे, वर्तमान की स्थिति क्या थी, तब क्या वो नीति लेना सही था कि नहीं, इस बातों का भी अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नहीं तो हमेशा क्या होगा, गलत ही विचारों को आप पकड़ पाओगे, क्योंकि जो इस इंसान को जो चीज़ सही लगेगी वो उसी को बताएगा, जो कि गलत बात है। आपको हर तरह से अध्ययन करके ही अपना डिसीज़न लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं।
दार्शनिक दृष्टिकोण ये राजनीति से जुड़े नैतिक और दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करता है। ये न्याय क्या है या स्वतंत्रता क्या सही अर्थ क्या है, यानी कि ये बताता है कोई भी अर्थ है उसके डेफिनेशन क्या है। जैसे आज के टाइम पे बोलते हैं न्याय, कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आज की डेफिनेशन क्या है, समय पे अगर न्याय नहीं मिले और देर से न्याय मिले, क्या वो न्याय होता है? बिल्कुल नहीं होता। अगर किसी के साथ गलत हुआ और उसको न्याय मिल रहा है उसके मरने के बाद, तो क्या फ़ायदा हो ऐसे न्याय का, वो तो मर चुका है ना। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया, उसको सज़ा दी जा रही है, सज़ा मिलने से पहले ही वो मर गया, ये भी तो गलत है ना। तो ये चीज़ों पे भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दार्शनिक दृष्टिकोण है। तुलनात्मक में क्या है, कंपैरिजन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे लोकतंत्र बोला है तो लोकतंत्र में संविधान वगैरह होता है, ठीक है। अधिक नायकवाद के बीच, अधिक नायकवाद में क्या होता है, डिक्टेटरशिप होती है, यानी तानाशाही होती है, यानी एक ही पार्टी, एक ही नेता, एक ही समूह, जिसके पास सारी शक्तियाँ होती हैं। तो क्या ऐसी सरकारों को भी एग्जिस्ट करना ज़रूरी है कि नहीं है? इन सब चीज़ों का अध्ययन क्या है, करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ बेनिफिट भी है, कुछ लॉस भी हैं। अब डिपेंड करता है देश की कंडीशन, सिचुएशन, वहाँ की विचारधारा, वहाँ के लोग क्या चीज़ अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब आता है राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख विषय कौन से हैं। पहला सत्ता और शासन, इस सत्ता क्या है और उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, ये राजनीतिक सिद्धांत समझाता है हमें। न्याय क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कौन सी विधियां हैं, ठीक है, और न्याय किसके द्वारा दिया जाएगा, सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा, ये चीज़ें भी तय होती हैं। स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, जब तक उचित ना हो जब तक प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, जब उचित हो तभी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। समानता, समानता आपको पता है किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज में। अधिकार, जो कि हर व्यक्ति को मिलने चाहिए, मौलिक अधिकार होने चाहिए। क्या देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए क्या, और उसी प्रकार जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी अधिकार सेम वही मिलने चाहिए? थोड़ा बहुत तो बदलाव हो सकता है। तो ये सब चीज़ें राजनीतिक सिद्धांत हमें समझाता है। लोकतंत्र क्या है, ये कैसे काम करता है, ये बताएगा राजनीतिक सिद्धांत। यानी कि ज़रूरी नहीं है लोकतंत्र जैसे अधिक नायकवाद है वो भी आपको बताया जाएगा इसके अंदर। राज्य की भूमिका क्या होती है, कि राज्य क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं, ये सब चीज़ें राजनीतिक सिद्धांत हमें बताता है। इन सब के विषयों में राजनीतिक सिद्धांत बात करता है। सिर्फ इतना नहीं है, बहुत से और विषय होते हैं, ठीक है। विचारधारा भी आप इसके अंदर पॉइंट ऐड कर सकते हो, करना चाहो तो। चलो कोई बात नहीं। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, अब इसकी आते हैं इम्पोर्टेंस। पहला है, या पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा हार्ड टॉपिक नहीं है, इसको आराम से पढ़ सकते हो, कि राजनीतिक सिद्धांत केवल शासन और सत्ता को समझाने का साधन नहीं है, बल्कि नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों को जागरूक करने का भी एक साधन है। बस सीधी सी बात है। अब इसमें पॉइंट्स है कुछ। लोकतंत्र की समझ विकसित करता है राजनीतिक सिद्धांत। एक्चुअल मीनिंग समझाता है कि लोकतंत्र है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इसके पॉइंट्स पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। एक आदर्श समाज की कल्पना, और आदर्श समाज आप जानते ही हो जहाँ पे सभी को समान रूप से अधिकार मिले जाते हैं, एक अच्छा वातावरण जिसमें बनाया जाता है, एक अच्छी सरकार होती है, अच्छा चुनाव सिस्टम होता है, अच्छा रोज़गार की व्यवस्थाएं होती हैं, तो एक आदर्श राज्य ही होता है वो। नीति निर्माण में मदद करता है। राजनीतिक सिद्धांत हमेशा सहायता करता है कि हमें अपने राज्य व देश के लिए किस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना चाहिए, ताकि उसको ज़मीनी स्तर पे अच्छे से लागू किया जा सके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सरकार व आम लोग लाभ उठा सकें, ठीक है। नागरिकों को जागरूक करता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत से हमें पता लगता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हम कैसी सरकार का निर्माण करेंगे, अगर सरकार अच्छी चुनी तो हमारा भविष्य किस तरीके से निर्माण होगा, ये सब हमें राजनीतिक सिद्धांत समझाता है। इसलिए आज के लोगों को राजनीति से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। उसकी समझ तो होनी चाहिए, कि इतना तो हमारे देश में लोगों में समझ होगी कि हम किस तरीके से एक अच्छी सरकार का निर्माण कर सकें, ठीक है। विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों को समझने में मदद करता है, ठीक है। यानी कि लोकतंत्र क्या है, अधिनायकवाद क्या है, समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, इन सब राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली या विचारधारा को समझने में राजनीतिक सिद्धांत क्या हमारी मदद करता है। सत्ता और नैतिकता के बीच संबंध क्या है,
राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का खेल नहीं है, बल्कि ये नैतिकता और न्याय से भी जुड़ा हुआ है। अगर पावर आएगी तो पावर का सही इस्तेमाल होना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि पावर आए किसी भी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये नहीं सिखाता राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत सिखाता है अगर शक्ति है तो शक्ति का सही उचित प्रयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। मानव अधिकार की रक्षा है, यानी कि जो भी सरकार है, पावर में है, वो किसी भी मानव या नागरिक के अपने उनके अधिकारों का अवहेलना ना करे। ठीक है। जैसे किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति से पढ़ने का अधिकार नहीं, एजुकेशन का अधिकार नहीं छीना जा सकता, उसको पढ़ाई कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत, जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है, लोगों का शासन है। मार्क्सवादी क्या है, ये हमारे समाजवाद के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे एक ही सरकार होगी, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो वर्ग संघर्ष होता है, यानी अमीर और गरीब के बारे में ज़्यादा बताते हैं। जैसे बताया था ना, पूंजीवादी समाजवादी 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। ऐसी समाजवादी, ये दोनों पॉइंट्स एक ही हैं, अलग नहीं है। यानी अमीरों और गरीबों के बीच में जो अंतर उत्पन्न हो जाता है, ये समाजवाद बताता है कि पूंजीवाद की वजह से ही समाज में असमानता उत्पन्न हो जाती है। इसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। ये पूंजीवाद को ख़त्म करके ही किया जा सकता है, ऐसा समाजवादी मार्क्सवाद वगैरह मानते हैं। उदारवादी सिद्धांत ये पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, जहाँ पे निजी संपत्ति, व्यापार, व्यक्ति की आज़ादी, इन सब के ऊपर बात करते हैं कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ज़्यादा। नारीवादी सिद्धांत के अंदर महिलाओं के अधिकार की बात होती है। अब निष्कर्ष तो आप सभी को पता है, इतना कुछ पढ़ने के बाद आप डिसीजन तो ले ही सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये हमें एक अच्छे शासन व्यवस्था, नागरिक अधिकारों की व्यवस्था, एक अच्छी सरकार, अच्छे राज्य और विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के बारे में अध्ययन कराने में सहायता करता है। सरकारी नीतियों के निर्माण में हमारे लिए सहायता करता है। ठीक है। कोई सरकार तानाशाही को रूप ना ले, इसके बारे में भी हमें सहायता करता है। ठीक है। और हमारे राज्य के लिए क्या अच्छा है, वैसा थिंकिंग लेवल सोचने के लिए भी हमें सहायता करता है, ताकि हम एक अच्छी सरकार का निर्माण कर सकें और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें, कोई हमें भ्रमित ना कर सके। ये सब चीज़ें हमें राजनीतिक सिद्धांत सिखाता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये राजनीतिक सिद्धांत जो है अच्छे से समझ आया होगा। वीडियोस भी काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, क्या करें, लेकिन टॉपिक भी ऐसे हैं। अब आता है अधिकारों के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।